हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे दोस्तों 1 अगस्त से 7 अगस्त वीकली करंट अफेयर्स की। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चंस, प्रथम क्वेश्चन रहेगा 7 अगस्त को किस राज्य ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन ए। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिन्होंने 1966 के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं की पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। 7 अगस्त को महाराष्ट्र राज्य ने सतत कृषि दिवस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। और स्वामीनाथन को दोस्तों पद्म श्री 67 में और पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 और भारत रत्न मिला था 2024 में। नेक्स्ट यहाँ पे है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये नई दिल्ली के अंदर। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश। हाल ही में आए टाइफून कोमे ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किया है दोस्तों चीन देश को। हाल ही में पश्चिमी प्रशांत महासागर में आए टाइफून कोमे ने मुख्य रूप से चीन और जापान और फिलीपींस को प्रभावित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में तूफानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैरेबियन सागर में हरिकेन, चाइना सी में टाइफून, इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन और जापान में टाइफू, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विली और यूएसए में टोर्नेडो। सेतुबंध विद्वान योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये की है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य। गौरी महोत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों गौरी महोत्सव राजस्थान राज्य के मेवाड़ क्षेत्र में भील समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन ए। गौरी महोत्सव ये दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में भील समुदाय द्वारा बनाया जाता है और एक पारंपरिक त्योहार है। आमतौर पर रक्षाबंधन के बाद शुरू होता है, 40 दिनों तक चलता है। गौरी महोत्सव भील समुदाय का एक लोक नृत्य है, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव की कहानियों को नृत्य नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने लॉन्च किया, यूनाइटेड नेशन। न्यूयॉर्क घोषणा को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन इजराइल के संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करना है। थार रेगिस्तान में पाया गया पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों जैसलमेर राज्य में, जैसलमेर जिले में। रतादियारी डेरी रतादियारी डेरी थार रेगिस्तान में पाया गया पहला हड़प्पा स्थल, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और भारत पाकिस्तान सीमा के पास खोजा गया है। और इसमें दोस्तों लाल सफ़ेद रंग के मर्द भांड, कटोरे, घड़े, प्याले, मिट्टी के बर्तन, ईंट, मिट्टी, शंख से बनी चूड़ियाँ, प्राचीन दीवारों के अवशेष, भट्टी, ये अवशेष मिले हैं। ये है दोस्तों जैसलमेर रातियारी डेरी, पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दोस्तों श्री ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक ए राजा रंजन को नियुक्त किया गया। यह केंद्र इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित, सुव्यवस्थित और वाहन योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 21। तो आइए दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 21।
तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है, क्योंकि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसमें कई अन्य अधिकारों को शामिल किया है, जैसे निजता का अधिकार हो गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, आजीविका का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये दोस्तों यून्यो सा को म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर है बांग्लादेश और इधर है म्यांमार और नीचे है थाईलैंड और इधर है वियतनाम, आगे है चाइना। तो म्यांमार की कैपिटल नापिता। तो म्यांमार के नए प्रधानमंत्री दोस्तों यूनोसा को नियुक्त किया गया है। म्यांमार में 2021 से सेना के शासन के अधीन था। जब सेना ने 2020 के चुनावों में धांधली के आरोप में लगाकर आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब 2025 में दिसंबर में होने वाले चुनावों से पहले सेना ने अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें यूनोसा को प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख मिग ओंग को स्टेट सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? तो ये दोस्तों चेनाब नदी पर बनाई जाएगी, ऑप्शन सी। भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख, तो दोस्तों भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। वहीं भारतीय नौसेना के नए उप नौसेना प्रमुख की बात करें तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के वर्तमान सेना प्रमुख की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय नौसेना के प्रमुख की बात करें तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में 2025 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के लिए सर्वोच्च स्थान किस कंपनी ने हासिल किया है? तो ये किया है दोस्तों RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत में पाए गए नए दुर्लभ रक्त समूह को क्या नाम दिया गया है? तो ये क्रिब नाम इसे दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी की फिल्म है दोस्तों मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। आइए देखते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। तो ये दोस्तों 12वीं फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार इसमें मिला है, जबकि फ्लावरिंग मैन ने बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात करें तो रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, और निर्देशक के क्षेत्र में संदीप्त सेन को द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है किसे? सुदीप्त सेन को द केरला स्टोरी के लिए। और लोकप्रिय फिल्म की बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार। और बेस्ट एक्ट्रेस की पुरस्कार की अपन बात करें तो वो रानी मुखर्जी को मिला है उनकी फिल्म मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। 12वीं फेल को बेस्ट फीचर फिल्म हो गया, और नॉन फीचर में फ्लावरिंग मैन को हो गया। और लोकप्रिय मूवी की अपन बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सुदीप्त सेन को द केरला स्टोरी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार, और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी को उनकी मूवी मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। नेक्स्ट यहाँ पे दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच बनाई जा रही है? तो ये दोस्तों भूटान और इंडिया के मध्य है दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना। कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों माल्टा। माल्टा की अपन बात करें दोस्तों तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा करेगा कब? 2027 में, जो भूमध्य सागर में स्थित एक यूरोपीय कंट्री है। यह इन खेलों का 8वां संस्करण होगा। राष्ट्रमंडल युवा खेल 14 से 18 वर्ष की आयु के एथलीटों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है, जिसमें राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य देश भाग लेते हैं। इस आयोजन का हर 4 साल में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा
किया जाता है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है दोस्तों खालिद जमील को, जो अ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारत में फुटबॉल की नियंत्रण करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं। तो दोस्तों पहले जो मुख्य कोच के रूप में फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में प्रथम भारतीय काफ़ी समय से भारतीय बने हैं, वो कौन है? खालिद जमील। और जो कैप्टन की बात करें फुटबॉल पुरुष टीम की, तो वो है सुनील छेत्री। नेक्स्ट यहाँ पे अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये दोस्तों अन्नदाता सुखी भव योजना तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, और जिसका लक्ष्य राज्य के किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने सुपर 6 प्रॉमिस के हिस्से के रूप में की थी। भारतीय नौसेना को हाल ही में प्रदान किया गया आईएनएस हिमगिरी किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये प्रोजेक्ट 17A। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जो खबरों में था? तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य। हाल ही में सुर्खियों में रहा देवरीगढ़। ओडिशा सरकार ने यहाँ बाघों को फिर से बसाने और इसे बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस योजना के लिए अनुमति दे दी है। यह अभ्यारण्य लगभग 346 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके पास हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बना हुआ है। ओडिशा में अन्य प्रमुख वन्यजीव स्थलों की अपन बात करें तो भितरकनिका, जो एक नेशनल पार्क भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और सतकोशिया व सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य ये प्रमुख वन्य स्थल है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये हो गया दोस्तों गोमती नगर रेलवे स्टेशन। पहला निजी प्रबंधित रेलवे स्टेशन लखनऊ में स्थित है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। निजी प्रबंधित का अर्थ कि इस रेलवे स्टेशन पर कुछ सुविधाएं अब एक निजी कंपनी द्वारा संचालित की जाएगी। नेक्स्ट, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा। 2025 ग्रीस के एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 4 रजत और 1 कांस्य। अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शन और नियुक्तियां, तो पेरिस ओलंपिक, इसमें दोस्तों भारत की रैंक 71वें स्थान पर थी। और खेलो इंडिया बीच गेम्स ये दमन द्वीप के अंदर आयोजित हुए और मणिपुर राज्य पहले स्थान पर। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 की बात करें तो हॉकी हरियाणा ने जीता है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ये खालिद जलील को अभी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग शीर्षक से पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? पहला है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यू दिल्ली। बिम्स्टेक बिजनेस समिट की अपन बात करें तो ये भारत में पहली बार आयोजित की गई है। और दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव ये दोस्तों विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत ने किस देश से एयरबस C295 MW सैन्य परिवहन विमान खरीदा है? तो ये स्पेन देश से। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड होगी। ये है दोस्तों C295 MW। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये गुजरात राज्य। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कांडला बंदरगाह, यानी वर्तमान इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पर शुरू किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रही अष्टमुडी वेटलैंड झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी दोस्तों केरल राज्य। अष्टमुडी वेटलैंड झील भारत के केरल राज्य में कोल्लम जिले में स्थित है। और 2022 में दोस्तों इसे रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए? तो शुभमन गिल। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ये दोस्तों पहला संस्करण था और शुभमन गिल ने इसमें 754 रन बनाए हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2024 में अंग और उत्तक प्रत्यारोपण के क्षेत्र में किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो इसमें तेलंगाना राज्य। भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, जिसे 1994 में लागू किया गया और 2011 में इसमें संशोधित किया गया। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। आइए देखते हैं। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। उन पीड़ितों की याद में मनाया जाता है जो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमले में मारे गए या घायल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान जापान के बढ़ते साम्राज्यवादी विस्तार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर तेल प्रतिबंध सहित कई प्रतिबंध लगाए। तो जापान ने इसके जवाब में दिसंबर 1941 में यूएसए के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर हमले के बाद यूएसए ने रॉबर्ट ओपनहाइमर के नेतृत्व में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु हथियार विकसित किए। ओपनहाइमर दोस्तों एक मूवी भी बनी हुई है परमाणु हथियार विकसित करने के लिए। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था, जिसे B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एनोला गे से गिराया गया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेटमैन नामक एक और परमाणु बम गिराया गया था। महानदी जल विवाद किन दो भारतीय राज्यों के बीच एक प्रमुख मुद्दा है? तो ये दोस्तों ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में महानदी जल विवाद का एक मुद्दा है। आइए देखते हैं दोस्तों जल विवाद महानदी वाला। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य है। तो आइए देखते हैं इसका उद्गम दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगरी शिवा पहाड़ी से निकलती है और छत्तीसगढ़ से ओडिशा में बहती है। अंत में ओडिशा के पारादीप तट के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओडिशा ने छत्तीसगढ़ पर आरोप लगाया है कि महानदी पर कई बांध और बैराज बना रहा है। कौन? जो ओडिशा ने आरोप लगाए हैं छत्तीसगढ़ पर कि महानदी पर छत्तीसगढ़ के द्वारा कई बांध और बैराज बनाए गए हैं, जिससे ओडिशा में पानी की कमी हो रही है। इस विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का उपयोग किया जाता है। इसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर महानदी जल विवाद प्राधिकरण महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और इसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 262 संसद को अंतर्राज्यीय जल विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में होप एनालॉग मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया लद्दाख राज्य में। इसरो द्वारा हाल ही में होप एनालॉग मिशन लद्दाख के सोकरवेला में लॉन्च किया गया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में अपनी पहली नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये फिलिस्तीन देश के साथ किया है दक्षिणी चीन सागर में अपनी पहली नौसैनिक अभ्यास। और इस अभ्यास का रणनीतिक महत्व दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना है। उसे यह संदेश देना है कि यह एक खुला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र है जिसका उपयोग कोई भी देश कर सकता है। भारत फिलिस्तीन दोनों एक चीन के साथ सीमा विवाद है और संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग स्थापित करने और चीन के दावों का मुकाबला करने की एक प्रयास है। और इसके अतिरिक्त सिम्बेक्स है जो एक नौसैनिक अभ्यास भी जुलाई में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों 32वां संस्करण था सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर वाला। हाल ही में इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया के लोकी लोकी ज्वालामुखी उसमें विस्फोट हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अन्य जो ज्वालामुखी उनके बारे में। तो मोना लोआ ये दोस्तों हवाई यूएसए, इस्तांबुल इटली, एटना भी इटली में, फुजी जापान, किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका और किलायू ये भी कहाँ पर है? हवाई यूएसए में। भारत में बेरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोडम एक सुप्त ज्वालामुखी है जिसमें अभी तक दोस्तों विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में हो सकता है। तो एक सुप्त ज्वालामुखी है नारकोडम
अंडमान निकोबार। हाल ही में इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट लेवोटोबो लोकी लोकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये पहले से ही सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में जापान और रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आए भूकंप के कारण पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पश्चिम हिस्से में ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ गई है। ये दोस्तों रिंग ऑफ फायर है। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मुख्य सचिव के रूप में अभी नियुक्त किया गया है किसे? शशि प्रकाश गोयल को। किसके द्वारा आईआईटी मद्रास में अग्निशोध नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो ये भारतीय सेना। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे। आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में दोस्तों ये मनाया जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुए। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी और 2025 में इसका 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है और इसकी थीम हैंडलूम एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन, यानी हथकरघा महिलाओं को सशक्त बनाना, राष्ट्र को सशक्त बनाना। हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा हाल ही में सुर्खियों में रहा जेलियांग सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों जेलियांग सामुदायिक रिजर्व स्थित है कहाँ पर? नागालैंड राज्य में। भारत ने नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ पहल शुरू की है? तो ये की है दोस्तों यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNWFP। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? तो ये बन गया 5वां। ये थे दोस्तों 1 अगस्त से 7 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज वाली क्लास का सवाल है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीछे वाली क्लास का सवाल था अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया दोस्तों निजामाबाद तेलंगाना में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।